तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टाइप के इंटरेक्शन की बात करते हैं, कंपटीशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कंपटीशन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे आप कॉम्पीट कर रहे हैं नीट की एक सीट के लिए, उसी तरह से नेचर के अंदर भी अलग अलग चीज़ों को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के कंपटीशन ऑपरेट करता है। अब ये जो कंपटीशन होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, एक ही स्पीसीज़ के या फिर सिंगल स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन को बुलाया जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे दो टाइगर आपस में कॉम्पीट करेंगे तो ये है इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर किसी एक कॉमन रिसोर्स के लिए आपस में फ़ाइट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डियर है और बफेलो है, तो डियर और बफेलो दोनों घास खाते हैं, दोनों को एक कॉमन रिसोर्स यूज़ करना है, ये दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब अगर इन कॉम्पिटिशन के इंटेंसिटी की बात करें, कौन सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंटेंस होता है, ज़्यादा डैमेजिंग होता है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा एडवर्स होता है, ज़्यादा इंटेंस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दोनों सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स हैं उनकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आपस में मैच करती है या ओवरलैप करती है। जो भी रिक्वायरमेंट एक टाइगर की है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिक्वायरमेंट दूसरे टाइगर की भी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स 100% क्योंकि ओवरलैप करती हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा इंटेंस दिखाई देगा। वहीं पर अगर हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो डियर और बफेलो कुछ चीज़ों को लेकर के कम्पीट करेंगी, कुछ इनके शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्सेज होंगे जो ये अलग अलग यूज़ करती हैं, जिनका पार्टीशन ये दोनों आपस में उनके लिए कम्पीट नहीं कर रही होती हैं। तो जो ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन होता है वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो एक स्पीसीज़ को फोर्स करता है बेटर होने के लिए, दूसरी स्पीसीज़ को सप्रेस करने के लिए और अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंट बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी चेंजेस अलग अलग स्पीसीज़ अपने अंदर में लेकर के आती हैं ताकि वो कंपटीशन में अपर हैंड उनके पास में रहे। तो जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचर का होता है। तो जहाँ पे एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है कि व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द नेचर, डार्विन जो थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी, इसमें आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नेचर में सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं और वही स्पीसीज़ या वही ऑर्गेनिजम्स नेचर में सर्वाइव कर पाते हैं जो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं या सबसे ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं। उस दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है उसके अंदर एक पोटेंट फोर्स की तरह काम करता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह, इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर की तरह काम करता है। इट इज़ जर्नली बिलीव्ड, पहले के टाइम पर यह जर्नली माना जाता था कि कंपटीशन अकर्स व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग। तो कंपटीशन का एक पुराना व्यू ये बोलता है कि कंपटीशन तभी होगा जब दो ऑर्गेनिजम्स या फिर दो स्पीसीज़ के बीच में एक शेयर्ड रिसोर्स हो, उनके बीच में एक ऐसा रिसोर्स हो जो दोनों को चाहिए हो, और वो दोनों रिसोर्सेज जो रिसोर्स है वो लिमिटिंग होना चाहिए। ये पुराना व्यू पॉइंट है कंपटीशन का। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे दो अलग अलग तरह की स्पीसीज़ आपस में कॉम्पीट कर रही होती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, और वो ऐसे मटेरियल के लिए या फिर ऐसे रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही होती हैं जो कि खुद लिमिटेड भी नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए भी कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे पास में शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स हैं, साउथ अमेरिकन लेक्स हैं जो ज़्यादा छिछली होती हैं या फिर ज़्यादा गहरी लेक नहीं होती, उनको बोलते हैं शैलो लेक। तो शैलो लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पर हमारे पास में उस लेक में रेजिडेंट फ़िश मिलती हैं जो उस लेक के अंदर में पाई जाती हैं, जो उसकी इंडिजिनस फ़िश हैं, जो फ़िश स्पीसीज़ हैं। उसके अलावा वहाँ पर कई बार विजिटिंग फ्लेमिंगोज़ आ जाते हैं, दूसरे एरियाज़ से माइग्रेट होकर के फ्लेमिंगोज़ आती हैं, और ये जो उस पॉन्ड में पाई जाने वाली इंडिजिनस फ़िश थी, जो फ़िश स्पीसीज़ है, और जो बाहर से आई हुई बर्ड स्पीसीज़ है फ्लेमिंगोज़ जो माइग्रेट होकर के यहाँ पे आई हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉमन फूड होता है जिसका नाम है जू प्लैंक्टन्स। ये दोनों को जू प्लैंक्टन्स खाने होते हैं, तो ये दोनों आपस में कम्पीट कर रही होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बर्ड है, ये फ़िश है, एक यहाँ पर इंडिजिनस है, पहले से यहाँ पर रहती है, और एक
बाहर से यहाँ पर आई है। तो इन दोनों के बीच में, इस बर्ड के बीच में, फ्लेमिंगो के बीच में और ये जो फ़िश है, फिश स्पीसीज़ के बीच में कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक शेयर्ड रिसोर्स की वजह से कंपटीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जो हमने पॉइंट बताया था कि जो रिसोर्स होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, उसी टाइम पर कंपटीशन होता है, ये व्यू पॉइंट भी आज के टाइम पर नहीं माना जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो रिसोर्स अगर पूरी अबंडेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट है, उसके बाद भी कंपटीशन हो सकता है, जिसमें हमारे पास में आता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब ये जो इंटरफेरेंस कंपटीशन है, जहाँ पे दो स्पीसीज़ कॉमन चीज़ को फीड कर रही होती हैं या फिर एक दूसरे को फाइटिंग के थ्रू डायरेक्ट इंटरफियर करती हैं उनकी फीडिंग एफिशिएंसी में। तो फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफियरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इवन इफ द रिसोर्स इज अबंडेंट। तो रिसोर्स बड़ा भी है, लेकिन उनकी फाइटिंग के बीच वजह से, इनकी फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से, नेगेटिव फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो अब हम कंपटीशन को एक कॉमन पॉइंट से कैसे डिफाइन करेंगे जो हर जगह पर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो कंपटीशन को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका फिटनेस लेवल किस तरह से चेंज करता है। और फिटनेस लेवल हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी स्मॉल आर। एक स्पीसीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्पीसीज़ है ए, इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है आर ए। अगर ये अकेली पाई जाती तो इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता? आर ए। लेकिन जब दूसरी स्पीसीज़ इसके साथ में इसी एरिया में रहने आ जाती है और सेम रिसोर्सेज का, सिमिलर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, जिसका कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है? आर बी। अगर ये बी स्पीसीज़ इस एरिया में अकेली पाई जाती तो इसका जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता वो कितना होता? आर बी। लेकिन क्योंकि ए और बी के बीच में एक कॉम्पिटिशन इंटरेक्शन देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो आर वैल्यू है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वैल्यू है, दोनों का ही कम हो जाता है। इसका भी कम होता है और इसका भी कम होता है, दोनों का कम होता है। लेकिन इसमें से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज़ होती है, अगर हम मान लें कि जो ए है वो ज़्यादा बेटर है इस एरिया में सर्वाइव करने के लिए, ज़्यादा सुपीरियर है कॉम्पिटिटिवली, तो जो आर रिड्यूस होगा वो बी का ज़्यादा रिड्यूस होगा, क्योंकि बी इन्फीरियर है तो इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ज़्यादा कम होगा। वहीं पर अगर हम ए की बात करें तो इसका आर ए कम तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। तो इससे क्या होता है? तो कंपटीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो फिटनेस वैल्यू है या फिर जो आर वैल्यू है एक स्पीसीज़ का, वो लोअर हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज़। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, और इसको बहुत ईजिली हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में दिखा भी सकते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे गॉज ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करके दिखाया था। तो गॉज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यही चीज़ अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म की थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूफ किया था कि जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कंपटीशन होता है दो स्पीसीज़ के बीच में उस कॉमन रिसोर्स को लेकर के, तो उस टाइम पर जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज़ होती है, जो ज़्यादा बेटर अडेप्टेड होती है, ज़्यादा बेटर कॉम्पीट कर सकती है, वो अल्टीमेटली जो इन्फीरियर स्पीसीज़ है, जो कंपटीशन उतने बेटर तरीके से नहीं कर सकती, उसको एलिमिनेट कर देती है। इस मेथड को बुलाया जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मेथड। इस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है आपको? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है ये रहा, द अबिंगडन टर्टॉइज इन द गैलापेगस आइलैंड। गैलापेगस आइलैंड बहुत फेमस आइलैंड है जो डार्विन से भी रिलेटेड है। इन गैलापेगस आइलैंड के ऊपर में एक टर्टस अबिंगडन टर्टॉइज पाया जाता था। टर्टॉइज जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, टर्टॉइज। ये टर्टॉइज यहाँ पर प्रेजेंट घास को खाता था, लेकिन जब हमने यहाँ पर गोट्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक मैमल है, गोट, बकरी, जब हमने इस आइलैंड में बकरी को इंट्रोड्यूस किया, तो क्योंकि बकरी ज़्यादा एफिशिएंट है, फीडिंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से अपने फूड को कैप्चर कर सकती है, तो इसकी वजह से टॉर्टॉइज जो है उस पर प्रेशर आया फूड को सर्च करने का। गोट जो है वो बहुत जल्दी घास को, आसपास की घास को ख़त्म कर देती है, तो टॉर्टॉइज जो है उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम होने की वजह से एक दशक के अंदर, एक डेकेड के अंदर में जो टॉर्टॉइज स्पीसीज़ थी वो वहाँ से एक्सटेंड हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। गोट बहुत अच्छे से फूड को सर्च कर सकती है और बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर सकती है। ये हो गया एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का
सपोर्टिव एविडेंस, जहाँ पे हमें ये सपोर्ट मिलता है कि अगर दो स्पीसीज़ हैं जो आपस में रिलेटेड हैं और वो एक कॉमन लिमिटेड रिसोर्स को फीड करेंगी तो अल्टीमेटली एक स्पीसीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। और वो कौन सी स्पीसीज़ एलिमिनेट होगी? जो कंपटीशन अच्छे से नहीं कर पाएगी, जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के एग्जाम्पल हैं वो नेचर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, या फिर उनको देखकर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अजम्पशन नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे अदरवाइज एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा रिसोर्स पार्टीशनिंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग। उससे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि कंपटीशन दो स्पीसीज़ के बीच में कितना इंटेंस है, कंपटीशन उनके बीच में हो रहा है। इसको हम एक और तरीके से शो कर सकते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है कॉम्पिटिटिव रिलीज़। जिस प्रोसेस का नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज़। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ तब देखने को मिलता है जब दो स्पीसीज़ साथ में देखने को मिलती हैं, तो उन दोनों का जो रेस्ट्रिक्शन हो, उन दोनों का जो कैपेबिलिटी या रिसोर्स को यूज़ करने का जो उनकी कैपेबिलिटी है, एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करने की, वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाती है। क्योंकि वो दोनों स्पीसीज़ पाई जाती हैं तो वो एक छोटे एरिया में दोनों स्पीसीज़ अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज़ इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स जियोग्राफिकल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। अगर हमारे पास में दो स्पीसीज़ हैं, मान लीजिए ये पॉन्ड है, यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज़ मिलती हैं, एक्वेटिक स्पीसीज़, एक है ए और एक है बी। अब ये जो ए है वो ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा सुपीरियर होने की वजह से इसने ये बढ़िया वाला एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन अगर हम कभी इस ए को हटा दें, इस एरिया में से अगर हम ए को हटा दें, तो बी क्या करेगा? बी इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिशन के हटने से जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज़ थी उसने पूरा का पूरा एरिया या फिर पूरा का पूरा रिसोर्स ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा सेम हमें देखने को मिलता है कॉर्नल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में हमें बार्नेकल स्पीसीज़ देखने को मिलती है। अब बार्नेकल स्पीसीज़ जो होती है, मान लीजिए ये एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पर बार्नेकल स्पीसीज़ देखने को मिलती है। ये बार्नेकल स्पीसीज़ दो तरह की है। पहला है बार्नेकल बेलनस और दूसरा है बार्नेकल चैथामेलस। बार्नेकल चैथामेलस जो होता है वो इन्फीरियर है और बार्नेकल बेलनस जो होता है वो डोमिनेट करता है इस इंटरटाइडल एरिया में। क्योंकि ये डोमिनेट करता है बार्नेकल बेलनस, तो जो बेटर एरिया होता है, पानी के अंदर वाला एरिया है, उसको किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? बार्नेकल बेलनस ने। और बेचारे बार्नेकल कैथामेलस को ऊपर वाला एरिया मिला है जो हाई टाइड आने पे पानी के अंदर रहता है, लेकिन बाकी टाइम पर पानी के ऊपर रहता है, जिसमें पूरे दिन पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली इस बार्नेकल बेलनस को एक छोटे से एरिया में से रिमूव कर दें, तो उससे क्या होता है? अल्टीमेटली ये जो बार्नेकल कैथामेलस था जो यहाँ पे चिपका हुआ था ऊपर सिर्फ, वो पूरे इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। अगर हम एक जनरल बात करें तो जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट को फीड करने वाले एनिमल्स हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों कंपटीशन से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स। इसका रीज़न क्या होता है भाई? अगर हमारे पास में कोई दो प्लांट्स हैं, यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, वो आपस में रिसोर्स के लिए कम्पीट करेंगे। ये भी रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है, ये भी रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कहीं पर भी दूर जा कर के रिसोर्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इनको पूरी लाइफ अपनी इसी एरिया में रह करके कम्पीट करना होगा। इनका मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, तो इनको पास रह कर के ही पूरे टाइम कॉम्पीट करना होता है। ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसी तरह से अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके पास में फूड प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फूड की चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, इनको घास खाना होता है और ये घास ही खा सकती है, कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास में नहीं होता है। तो क्योंकि इनके पास में रिसोर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चॉइसेस या फिर ऑप्शन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी जो कॉम्पिटिशन होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टाइप का होता है। वहीं पर अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स एक तो मूव कर सकते हैं और दूसरा उनके पास में फूड चॉइसेस होती हैं। कार्निवोर्स बहुत सारे एनिमल्स को मार के खा सकते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन उतना इंटेंस देखने को नहीं मिलता है।
अब यहाँ पे हम गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर वापस आते हैं। गॉस का प्रिंसिपल क्या कहता है? गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी दो रिलेटेड स्पीसीज़ compete करती हैं एक सेम रिसोर्स को, तो उन दोनों का एग्जिस्टेंस एक लंबे टाइम तक एक साथ देखने को नहीं मिल सकता है। अल्टीमेटली उनमें से एक ना एक एलिमिनेट हो जाएगी, और वो कौन सी एलिमिनेट होगी? जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होगी, जो कॉम्पीट अच्छे से नहीं कर पाती वो एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसे कई बार जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, कब देखने को मिलते हैं? जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं। तो जब भी रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं तो उस टाइम पर ये जो गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये काम करता हुआ एक्चुअल में दिखाई पड़ता है। बट अगर हम अदर टाइम पर देखें, नॉर्मल टाइम पर देखें जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटिंग नहीं है, तो उन एरियाज़ में हमें गॉस का एक्सक्लूजन बहुत डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई होता हुआ नहीं दिखाई देता। क्योंकि कई बार हमें ये देखने को मिला है कि नेचर में जो कॉम्पीटिंग स्पीसीज़ हैं वो अपने साथ में को एग्जिस्टेंस का मैकेनिज़्म डेवलप करती हैं, एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करती हैं, एक ऐसा मेथड डेवलप करती हैं जहाँ पर दोनों स्पीसीज़ एक ही एरिया में एग्जिस्ट कर पाएँ और जो कंपटीशन हो रहा है उसके लेवल को बहुत हद तक रिड्यूस कर पाएँ। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग, जहाँ पर दो कॉम्पीटिंग स्पीसीज़ अपने अपने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेते हैं, उसको लेकर के डिवाइड कर लेते हैं। अब वो डिवाइडेशन किसी भी तरह का हो सकता है, टेम्पोरल हो सकता है, टाइम को लेकर के वो अपने जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसको अलग कर सकते हैं, या फिर फोरेजिंग पैटर्न, किस तरह का फूड वो किस तरह से पकड़ते हैं, कहाँ पे वो फूड कैप्चर करते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट कैप्चरिंग पैटर्न और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स। ऐसा सेम एग्जाम्पल मैक आर्थर नाम के इकोलॉजिस्ट ने दिखाया था, जब उन्होंने ये बताया कि एक ही प्लांट पे वार्बलर की मिलती जुलती स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। टोटल 5 वार्बलर स्पीसीज़ जो आपस में मिलती जुलती थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, और साथ ही वो कंपटीशन को अवॉइड कर रही थी और को एग्जिस्ट कर रही थी। और ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन देयर फोरेजिंग पैटर्न्स। अपने बिहेवियरल चेंजेस ला करके वो आराम से साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट टाइप के इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिसका नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है नेचर में। ये नेगेटिव इंटरेक्शन के तौर पे, जहाँ पे एक स्पीसीज़ को हार्म होता है और दूसरी स्पीसीज़ को बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे उस फॉर्म में ये दिखाई पड़ता है। जो पैरासिटिज्म है, यहाँ पे हमें 2 ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, और इस होस्ट के साथ में सर्वाइव करके इस होस्ट से फूड ड्राइव करता है, इससे फूड ऑब्टेन करता है, और आराम से अपना खाना खुद बनाने की बजाय दूसरे का खाना छीन करके इस तरह से खाता रहता है। खाना छीनने के अलावा इसको फ्री लॉजिंग भी मिलती है, भई आराम से इसको रहने की जगह मिली हुई है, फ्री का खाना मिला हुआ है मुफ्त का। क्योंकि इतने सारे बेनिफिट एक पैरासाइट को मिलते हैं होस्ट स्पीसीज़ से, तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे नेचर में जिन्होंने ओवर द टाइम पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इवोल्व कर ली है। चाहे हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स भी हमें पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स भी पैरासिटिक फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो पैरासाइट हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अगर तो पैरासाइट होस्ट बॉडी के ऊपर सरफेस पे पाया जाता हो तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, वो होस्ट के बॉडी के ऊपर पाया जाता है, सरफेस पे पाया जाता है। लेकिन अगर पैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर पाया जाए, उसकी बॉडी के अंदर घुसा हो, तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। कई सारे ऐसे पैरासाइट भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो पैरासिटिक स्पीसीज़ है उसने होस्ट स्पेसिफिक लाइफ डेवलप कर ली है। मतलब एक पैरासाइट एक ही स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होता है, वो उसी होस्ट को, सिंगल स्पीसीज़ ऑफ होस्ट को इन्वेड कर सकता है। इस तरह से एक्चुअल में होता क्या है, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवोल्व। होस्ट क्या चाहता है? होस्ट चाहता है वो अपने अंदर कुछ इस तरह की इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टीज़ डेवलप करे जिससे कि पैरासाइट का सर्वाइवल करना उसकी बॉडी में पॉसिबल ना हो पाए। वहीं पर अगर हम बात करें पैरासाइट की, जो होस्ट की, तो होस्ट कैसे मैकेनिज़्म डेवलप करता है? वो मैकेनिज़्म डेवलप करता है टू रेजिस्ट और रिजेक्ट
द पैरासाइट, अपनी बॉडी से पैरासाइट को बाहर निकालें या उसको किल कर दें। वहीं पर पैरासाइट को भी इस तरह से कुछ इवोल्यूशन लाने पड़ते हैं जो इस तरह के होस्ट की बॉडी में जो इवोल्यूशन हो रहे हैं उसको काउंटर एक्ट कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, वो उसकी पैरासाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखाए, उसके लिए अपने अंदर कुछ काउंटर मॉडिफिकेशंस वो करता हुआ जाता है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद इन द सेम होस्ट स्पीसीज़। इसी कंडीशन में जो एक पर्टिकुलर पैरासाइट है वो एक पर्टिकुलर होस्ट स्पीसीज़ में सर्वाइव कर सकता है थ्रू कोइवोल्यूशन। In accordance to their lifestyle, parasites evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organs। अब क्योंकि इनको अपना खुद का कोई भी काम नहीं करना, इनको सारा का सारा काम कौन करके देगा? होस्ट करके देगा। तो इनको ज़बरदस्ती के जो एडिशनल मॉडिफाइड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो इन्होंने लूज़ कर दिए हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है। जैसे कि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की ज़रूरत इनके पास बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अडहेसिव ऑर्गन्स इनकी बॉडी में भर भर के प्रेजेंट होते हैं। अडहेसिव ऑर्गन्स जो होस्ट की बॉडी में टिश्यू से चिपकने में मदद करेंगे। मान लीजिए ये होस्ट है, उसकी बॉडी लाइनिंग है, तो उसकी बॉडी लाइनिंग से चिपकने में कौन मदद करता है? पहला है सकर टू क्लिंग द होस्ट। इसके अलावा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पैरासाइट होता है वो डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड उठा करके होस्ट बॉडी से ऑब्टेन करता है, तो उसके पास में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है या बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। एक कैपेसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो जाती है जिसका नाम है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। होस्ट का सिर्फ, पैरासाइट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचता है, अपने आप को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना। जितनी तेज़ी से वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है उतनी तेज़ी से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहेगा ताकि होस्ट के अंदर में ईजिली अपने आप को बढ़ा सके और नई जनरेशन में ईजिली पहुँच सके। कई बार हमें कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल पैरासाइट की देखने को मिलती है जहाँ पर वो मल्टीपल होस्ट में भी जा कर के रहता है, मल्टीपल होस्ट के अंदर में, मल्टीपल वेक्टर्स के अंदर में अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। अब जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो ऐसे होस्ट हैं जो किसी पैरासाइट को उसके प्राइमरी होस्ट, जो उसका मेन होस्ट है, तो उसके मेन होस्ट में इन्फेक्शन करने में मदद करता है। द ह्यूमन लिवर फ्लूक एक एग्जाम्पल ले, जो कि एक ट्रिमाटोड पैरासाइट है। वो दो इंटरमीडिएट होस्ट, एक स्नेल और एक फिश के ऊपर डिपेंड करता है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। वहीं पर अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर मस्कीटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द। ज़्यादातर जो पैरासाइट हैं क्योंकि वो उसका फूड इस्तेमाल करते हैं, उसका खाना इस्तेमाल करते हैं, तो वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से होस्ट स्पीसीज़ को हार्म पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये नुकसान बहुत ही कई तरह से पहुंचा सकते हैं, जैसे उसका सर्वाइवल रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं, उसका रिप्रोडक्शन या उसका मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट कर सकते हैं, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। अल्टीमेटली जैसे जैसे रिप्रोडक्शन को वो कम करेंगे उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होती हुई चली जाएगी। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पैरासाइट होस्ट को वीक बना देता है और एक वीक जो होस्ट है वो अपने आप को जो प्रीडेटर्स होंगे उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको फिजिकली बहुत वीक बना देंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि अगर पैरासाइट को अपने होस्ट से इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है तो वो अपने होस्ट को मार करके इन सारे बेनिफिट्स को ख़त्म क्यों करना चाहता है? जैसे ही होस्ट मरेगा वैसे ही पैरासाइट के सारे बेनिफिट्स भी उस होस्ट से जो रिलेटेड है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो क्यों ना पैरासाइट कुछ ऐसे मेथड डेवलप कर ले, कुछ ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप कर ले जिससे कि होस्ट बॉडी में वो ईजिली सर्वाइव कर पाए और होस्ट को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। इसको बोलते हैं आइडियल पैरासाइट्स। आइडियल पैरासाइट नेचर ने क्यों डेवलप अभी तक नहीं किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि आइडियल पैरासाइट नेचर ने डेवलप किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम आइडियल पैरासाइट की बात करते हैं तो हम वहाँ पर कमेंसलिज्म की बात करते हैं या म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं। जो भी पैरासाइट बिल्कुल आइडियल हो जाएगा, मतलब उसको तो फ़ायदा मिलेगा लेकिन होस्ट स्पीसीज़ को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो ऐसा पैरासाइट क्या, कौन सा मैकेनिज़्म ऑफ इंटरेक्शन कहलाएगा? अब कमेंसलिज्म। तो जितना भी आज के टाइम पे हम कमेंसलिज्म इंटरेक्शन देखते हैं वो एक टाइम पर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही, मोड ऑफ इंटरेक्शन से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह से जो हमारे पास में म्यूचुअलिज्म है, बहुत सारे म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन भी पैरासिटिक फॉर्म में स्टार्ट हुए थे और ये बाद में दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करके म्यूचुअलिज्म में वो कन्वर्ट हो गया। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइस ऑन ह्यूमन, जो जोंक होती है, टिक्स ऑन डॉग, जो कीड़े लगे होते हैं कुत्तों के कानों के पीछे,
मैनी मरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपपॉड्स। तो जो कोपपॉड्स होते हैं वो ब्लड फीड करते हैं फिशेस के ऊपर में, और ये भी एक पैरासाइट की तरह रहते हैं। अगर एक प्लांट पैरासाइट की बात करें तो कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है दैट इज़ कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स। हेजी प्लांट्स है या फिर जिनके ऊपर में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पर ईजिली ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। जो बुशी होते हैं और हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जो कस्क्यूटा है वो भले से प्लांट है, लेकिन उसने अपना क्लोरोफिल, अपने पत्ते सब कुछ खो दिए हैं इवोल्यूशन में, क्योंकि उसने पूरी तरह से न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करता है, अपने होस्ट प्लांट स्पीसीज से। द फीमेल मस्कीटो जो है वो भी हम जनरली मानते हैं कि वो एक एक्टोपैरासाइट है, जबकि फीमेल मस्कीटो एक्टोपैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि उसको हमारे खून की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो हमारे खून का सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी प्रोडक्शन में मदद ले रही होती है। अगर इसी के अपोजिट में बात करें एंडोपैरासाइट की, तो एंडोपैरासाइट कहाँ पे लिव करते हैं? होस्ट की बॉडी में एट डिफरेंट टिश्यूज़, चाहे लिवर की, किडनी की, लंग्स की, ब्लड की, एटसेट्रा की बात करें। लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो उसको हमारे इम्यून सिस्टम से डील करना होता है, और इम्यून सिस्टम से डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन डेवलप करना। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिंप्लीफाई हो चुका है, एनाटॉमिकल फीचर, जबकि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टाइप का पैरासिटिज्म है जिसका नाम है ब्रूड पैरासिटिज्म, जो हमें बर्ड्स के अंदर दिखाई पड़ता है। ये बर्ड्स में दिखाई पड़ता है। इट इज़ अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट। तो एक होस्ट होता है, होस्ट का घोंसला है, जैसे हमारे पास में क्रो का घोंसला है। अब इस घोंसले में जो कोयल होती है, कुकू बर्ड क्या करती है, इसके अंदर अपना एग रिलीज़ कर देती है। अब इसके एग रिलीज़ करने से फ़ायदा क्या होता है? द एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड हैव इवोल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग द फॉरेन एग्स। तो कुकू एंड क्रो के बीच में सेम इसी तरह का रिलेशन दिखाई देता है, जहाँ पर कुकू बर्ड जो होती है, कोयल बर्ड जो होती है, वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में पटक देती है और उसको फीड करने के लिए छोड़ देती है।